हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। बने रहने के लिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको क्लास 10 सोशल साइंस का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे। तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखना और सही प्रश्नों को याद कर लेना दोस्तों, क्योंकि आपका मैट्रिक बोर्ड का एग्जाम अभी आने वाला है। तो आप लोग फटाफट इस सामाजिक विज्ञान के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को याद कर लेना, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यहाँ पर सामाजिक विज्ञान का पहला क्वेश्चन है दोस्तों आपका कि फ्रांस में किस शासन वंश का पुनः स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी। तो दोस्तों आप लोग याद रखना है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बूर्बो वंश। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बूर्बो वंश, ठीक है। और दूसरा नंबर प्रश्न है दोस्तों कि यूरोपवासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यूनान, ठीक है। यूनान देश का, ठीक है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर 3 नंबर देखिए। दोस्तों यहाँ पर 3 नंबर प्रश्न है कि चार्टिस्ट आंदोलन हुआ तो कब हुआ और कहाँ पर हुआ। तो दोस्तों याद रखना, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ब्रिटेन में चार्टिस्ट आंदोलन हुआ था, ठीक है। 4 नंबर प्रश्न है कि वो वर्ग संघर्ष की अवधारणा किसने प्रस्तुत की। वर्ग संघर्ष की अवधारणा किसने प्रस्तुत की। तो दोस्तों याद रखना, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर मार्क्स ने। आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 मार्क्स ने, कार्ल मार्क्स का आप लोग नाम याद होगा, जिसका जन्म जर्मनी में 1818 ईस्वी में हुआ था। तो यहाँ पर इसका शॉर्ट नाम दिया है मार्क्स ने, ठीक है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। यहाँ पर 5 नंबर दोस्तों प्रश्न है कि हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी क्या कहे जाते हैं। तो दोस्तों याद रखना, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। इसका तो आंसर आप सभी को पता होगा, कोलोन कहे जाते हैं वहाँ के फ्रांसीसी, ठीक है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है दोस्तों, आप सभी प्रश्नों को याद कर लेना, ठीक है। और यहाँ पर 6ठा नंबर दोस्तों प्रश्न है कि नरोत्तम सिन्हानू कहाँ के शासक थे। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कंबोडिया के शासक थे, ठीक है। यहाँ पर वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब पारित हुआ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1878 ईस्वी में, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों 8 नंबर प्रश्न है कि गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की। तो दोस्तों याद रखना, लाला हरदयाल 1913 ईस्वी में गदर पार्टी की स्थापना की थी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, याद रखना, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों अब आपको 9 नंबर प्रश्न देखना है। दोस्तों यहाँ पर 9 नंबर प्रश्न देखिए। दोस्तों यहाँ पर 9 नंबर प्रश्न है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने गुमास्तों की नियुक्ति क्यों की। तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बुनकरों पर नियंत्रण रखने के लिए, ठीक है। और 10 नंबर प्रश्न है कि भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई। तो दोस्तों याद रखना, इसका सही उत्तर हो जाएगा बंगाल में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों 11 नंबर प्रश्न है। दोस्तों 11 नंबर प्रश्न है कि लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1870 ईस्वी में। 1870 ईस्वी में ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप लोग याद रखना। अब दोस्तों यहाँ पर 12 नंबर प्रश्न देखिए। तो दोस्तों यहाँ पर 12 नंबर प्रश्न है कि भारतीयों द्वारा प्रकाशित प्रथम साहित्यिक समाचार पत्र था। तो दोस्तों याद रखना, यंग गजट होगा या फिर बम्बई गजट होगा या फिर बंगाल गजट होगा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों याद रखना, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बंगाल गजट, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 13 नंबर प्रश्न है कि जब लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है। तो दोस्तों याद रखना, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों को दी गई असमान भूमिकाएं, ठीक है। असमान भूमिकाएं होती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, याद रखना। यहाँ पर दोस्तों 14 नंबर प्रश्न देखिए। दोस्तों यहाँ पर 14 नंबर प्रश्न है कि भारत में समाज सुधार आंदोलन में निम्नलिखित में किसके योगदान है। तो याद रखना, इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी देखिए। तो ऑप्शन नंबर सी में क्या दिया है? तो ऑप्शन नंबर सी में भीमराव अंबेडकर दिया है, महात्मा गांधी दिया है और ज्योतिबा फुले दिया है। तो दोस्तों इनमें से तीनों आपका आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि तीनों का भारत में समाज सुधार के लिए मतलब योगदान रहा है, ठीक है। तो ज़्यादा तौर पर भीमराव अंबेडकर का रहा है, ठीक है, लेकिन ऑप्शन में डी दिया है उपयुक्त तो सभी, तो हम डी पर ही टिक लगाएंगे, क्योंकि महात्मा गांधी का भी योगदान है ज़्यादा और ज्योतिबा फुले का भी, और सबसे ज़्यादा भीमराव अंबेडकर का है, ठीक है, जिन्होंने छुआछूत, शिक्षा विवाह, विधवा विवाह सबका घोर विरोध किया था, ठीक है, याद रखना। और यहाँ पर 15 नंबर दोस्तों क्वेश्चन है कि संघ सरकार का उदाहरण है। तो संघ सरकार का उदाहरण अमेरिका होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, याद रखना। और यहाँ पर दोस्तों 16 नंबर प्रश्न देखिए।
दोस्तों यहाँ पर 16 नंबर प्रश्न है कि बिहार सरकार ग्राम पंचायतों की स्थापना में औसत आबादी को आधार मानती है, कितना मानती है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 7,000। ठीक है। और यहाँ पर 17 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि ताड़ी विरोधी आंदोलन निम्नलिखित में किस प्रांत से शुरू किया गया? निम्नलिखित में किस प्रांत से शुरू किया गया? तो आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आप लोग याद रखना, आंध्र प्रदेश हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। अब दोस्तों अगला प्रश्न देखिए तो 18 नंबर दोस्तों यहाँ पर प्रश्न है कि सूचना का अधिकार संबंधी कानून कब बना? तो दोस्तों याद रखना, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2005 ईस्वी में। कब बना? तो 2005 ईस्वी में। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और यहाँ पर दोस्तों 19वां प्रश्न है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों कि भारत में लोकतंत्र का इतिहास कितने वर्षों का है? दोस्तों इसका आंसर सब कोई दे सकता है, क्योंकि अगर आपको पता होगा कि आपका देश कब आज़ाद हुआ तो उसके हिसाब से आप बता सकते हैं कि भारत में लोकतंत्र का इतिहास कितने वर्षों का है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 60 वर्षों का है, क्योंकि हमारा देश जो 1947 में आज़ाद हुआ था और यहाँ पर कौन सा सन चल रहा है आप वहाँ से देखकर लगभग 60 वर्षों का है, तो आप लगभग 60 वर्ष पर टिक लगा सकते हैं। ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब यहाँ पर दोस्तों आगे का प्रश्न 20 नंबर देखिए। दोस्तों यहाँ पर 20 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सी व्यवस्था उत्तरदायी एवं वैध है? तो दोस्तों याद रखना, इसका भी आंसर सभी को पता होगा, लोकतांत्रिक है। ठीक है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अब दोस्तों अगला प्रश्न देखिए तो 21 नंबर। दोस्तों यहाँ पर 21 नंबर प्रश्न है कि कार्यपालिका में ऊर्जा होनी चाहिए तो विधायक में दूरत्व, जबकि न्यायपालिका में सत्य के प्रति निष्ठा और संयम चाहिए। यह किसका मतलब कथन है? यह किसका कथन है? यही क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि यानी कि यह वक्तव्य किसका है? ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अलेक्जेंडर हैमिल्टन। अलेक्जेंडर हैमिल्टन आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है। ठीक है। अगला दोस्तों यहाँ पर प्रश्न देखिए तो अगले यहाँ पर दोस्तों 22 नंबर प्रश्न है। 22 नंबर प्रश्न है कि ब्रिटेन की राजनीति में महिलाओं की भागीदारी है तो महिलाओं की भागीदारी कितना प्रतिशत है दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 19.3%, यानी कि 19.3% भागीदारी है महिलाओं की। ठीक है। अब 23 नंबर प्रश्न देखिए तो दोस्तों यहाँ पर 23 नंबर प्रश्न है कि भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 15 मार्च 1950 को। ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों 24वां प्रश्न है कि जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश कहलाता है तो विकसित देश कहलाता है। इसका भी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विकसित देश कहलाता है जिसका राष्ट्रीय आय अधिक होता है। जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है उसे हम लोग विकसित देश के नाम से जानते हैं। ठीक है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। अब दोस्तों 25 नंबर प्रश्न देखिए तो दोस्तों यहाँ पर 25 नंबर जो प्रश्न है उसका आंसर आपको बताना है कि भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है। दोस्तों बहुत ऐसे स्टूडेंट का कमेंट आएगा कि इसका आंसर ए होगा 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक, लेकिन आपको बताना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा। आप हमारे कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि अगर आप लोग भारतीय हैं तो आप लोगों को पता ही होगा कि भारत में वित्तीय वर्ष कब कहा जाता है। अगर नहीं पता है तो कमेंट पढ़कर आप जवाब दीजिएगा, किसी दूसरे को देख लीजिएगा कौन सा आपको टिक लगाया गया है, कौन सा लड़का टिक लगाया है, किस पर टिक लगाया है, वही टिक आप देखकर बोलिएगा, लेकिन गलत मत बोलिएगा। ठीक है। आप बताइए तो कमेंट बॉक्स में इसका सही उत्तर क्या होगा। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए तो दोस्तों यहाँ पर 25 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है। तो इसका आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि इसका आंसर क्या होगा। 25 नंबर का आंसर मैं आपको नहीं बताऊंगा, आपको बताना है कि इसका आंसर ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा। इन चारों ऑप्शन में से सही आंसर कौन सा होगा आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं ना, सभी लोग 25 नंबर का आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है। ए बी सी करके कि इसका आंसर कौन सा होगा और अपना अपना नाम लिख देना। ठीक है, ताकि मैं जानूँ कि किसका आंसर सही है। ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों 26 नंबर प्रश्न है कि भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। तो दोस्तों याद रखना, भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। तो याद रखना गोवा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गोवा का प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। क्यों अधिक है? क्योंकि वो एक महंगा मतलब कि राज्य है। ठीक है। गोवा एक राज्य है। ठीक है। और याद रखना, गोवा को हम लोग महंगा शहर के नाम से जानते हैं। ठीक है। क्योंकि वहाँ पर कोई भी चीज़ सस्ते में नहीं मिलती है। ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों 27 नंबर प्रश्न देखिए तो 27 नंबर दोस्तों यहाँ पर प्रश्न है कि विनिमय के रूप है। विनिमय के रूप है तो दोस्तों वस्तु विनिमय प्रणाली या फिर मौद्रिक विनिमय प्रणाली या फिर क और ख दोनों,
तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दोनों होगा, ए और बी दोनों, ठीक है। और यहाँ पर 28 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में किसके अनुसार मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करता है? किसके अनुसार? मार्शल या फिर पिगू या फिर रॉबिन्स या फिर हार्टले विट्स? इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका सही उत्तर होगा हार्टले विट्स। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। बिहार में क्षेत्रीय बैंक की कार्यरत शाखाएं हैं, तो कितने शाखाएं हैं बिहार में? हमारे बिहार राज्य में कितने हैं तो दोस्तों? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 221। क्या हो जाएगा? 221, ठीक है, याद रखना। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर 30 नंबर देखने को मिलेगा। 30 नंबर प्रश्न है कि सकल घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र का योगदान है। सकल घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र का योगदान है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 18.5%, ठीक है। 31 नंबर प्रश्न है कि वैश्वीकरण का अर्थ निम्नलिखित में किसका प्रवाह से है? किसके प्रवाह से है? तो दोस्तों याद रखना, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी, ठीक है, उपयुक्त सभी हो जाएगा। और 32 नंबर प्रश्न है कि उपभोक्ता शोषण के प्रमुख कारक कौन से हैं? उपभोक्ता शोषण के प्रमुख कारक कौन से हैं? तो दोस्तों याद रखना, इसका भी सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों 33 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, यहाँ पर 33 नंबर प्रश्न है कि सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा मतलब संसाधन है? इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पुनः पूर्ति योग्य, ठीक है, पुनः पूर्ति योग्य, ठीक है। क्या पुनः पूर्ति योग्य होगा या फिर मानवकृत होगा या फिर अचक्रीय होगा या फिर अजय होगा? सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। क्या यह क्वेश्चन पुनः पूर्ति योग्य इसका आंसर होगा इस क्वेश्चन का? आप कमेंट बॉक्स में बताइए तो। और यहाँ पर दोस्तों 34 नंबर प्रश्न है कि ढक्कन ट्रेड का निर्माण कैसे हुआ? ढक्कन ट्रेड का निर्माण कैसे हुआ? याद रखना, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लावा के प्रवाह से, ठीक है। 35 नंबर प्रश्न है कि वृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को कहा जाता है? तो नीला ग्रह कहा जाता है। नीला ग्रह हम लोग पृथ्वी कहते हैं, यानी कि बुल्लू ग्रह, ठीक है, बुल्लू ग्रह हम लोग कहते हैं हमारे पृथ्वी को, ठीक है, याद रखना। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अब अगला प्रश्न आपको देखना है, प्रश्न नंबर 36, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर अगला प्रश्न देखिए तो 37 नंबर कि इनमें से कौन लौहयुक्त खनिज का उदाहरण है? इनमें से कौन लौहयुक्त खनिज का उदाहरण है? दोस्तों याद रखना है, इसका आंसर सही आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मैग्नीज। मैग्नीज का लौहयुक्त खनिज का उदाहरण है, ठीक है। और यहाँ पर 38 नंबर प्रश्न है कि भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डिगबोई, ठीक है। और यहाँ पर 39 नंबर प्रश्न है कि सरकार निम्नलिखित में से कौन सी घोषणा फसलों को सहायता देने के लिए करती है? फसलों को सहायता देने के लिए करती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, न्यूनतम सहायता मूल्य, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों 40 नंबर प्रश्न देखिए, 40 नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। 40 नंबर प्रश्न है कि भारत में सबसे पहले स्थापित लौह इस्पात कंपनी निम्नलिखित में से कौन है? तो निम्नलिखित में से कौन है दोस्तों? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, टाटा लौह इस्पात कंपनी, ठीक है, टाटा लौह इस्पात कंपनी, ठीक है। यानी कि टी से क्या हो जाएगा? टाटा, और आई से आयरन हो जाएगा, और इस्पात हो जाएगा एस से, और कंपनी यानी कि सी ओ से, ठीक है। और यहाँ पे 41 नंबर प्रश्न है कि फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पश्चिम बंगाल, ठीक है। 42 नंबर प्रश्न है कि बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है? इसका भी सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रोहतास जिले में। रोहतास जिले में सबसे ज़्यादा सिंचाई होती है नहरों द्वारा, ठीक है। 43 नंबर दोस्तों प्रश्न देखिए तो दोस्तों यहाँ पर 43 नंबर प्रश्न है कि पटना हवाई अड्डा का क्या नाम है? पटना हवाई अड्डा का क्या नाम है? तो जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय हवाई पत्तन, ठीक है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न है कि ऊंच प्रदर्शन के लिए हेचूर विधि का विकास किसने किया? तो लेहमान ने किया। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। और 45 नंबर प्रश्न है कि नदियों में बाढ़ का आना प्रमुख कारण क्या है? तो जल की अधिकता। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर दोस्तों जल की अधिकता या फिर नदी की तली में अवसाद का जमाव, वर्षा की अधिकता। दोस्तों यहाँ पर इसका आंसर सभी होगा। सभी के कारण नदी में बाढ़ आता है। वर्षा ज़्यादा भी हो जाएगा तभी बाढ़ आ सकता है। जल में मतलब कि जल की अधिकता के कारण भी बाढ़ आ सकता है, और दलदली के कारण भी बाढ़ आ सकता है, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों 46 नंबर प्रश्न देखिए।
दोस्तों यहाँ पर 46 नंबर प्रश्न है कि सूखे के लिए जिम्मेदार कारक है। तो सूखे के लिए जिम्मेदार कारक कौन है? तो इसका आंसर एक ऑप्शन नंबर वर्षा की कमी। वर्षा की कमी के कारण सूखा का प्रभाव पड़ता है। ठीक है। और 47 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि महासागर के तली पर होने वाले कंपन को किस नाम से जाना जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुनामी। हम लोग ठीक है सुनामी के नाम से जानते हैं। और अंतिम प्रश्न है दोस्तों कि भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? तो आयताकार होना चाहिए। आयताकार इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों अगर वीडियो को अंत तक देख लिए हो तो लास्ट में कमेंट करके बताओ आपकी 1 से 48 तक प्रश्नों में से आप कितना का आंसर दिए हो। ठीक है, आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताना।